नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बी बेसिक्स पर। यदि आप NTPC, RPF, ALP या अन्य किसी भी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम आपको प्रोवाइड कराएंगे वो सारी चीज़ें जो आपके सिलेक्शन के लिए आवश्यक हैं। फिर चाहे वो क्वालिटी कंटेंट हो, नोट्स हों या फिर कंसेप्ट क्लियर करने की बात हो, आपकी हर समस्या का समाधान करने के लिए मैं के पचौरी और मेरे सभी साथी टीचर्स प्रिपरेशन से सिलेक्शन तक की आपकी जर्नी में हर कदम पर आपके साथ हैं। मैं ज्योग्राफी और पॉलिटी का पोर्शन आपका कंप्लीट कराऊंगा और बहुत संभव है कि आपको बायोलॉजी भी मैं ही पढ़ाऊं। तो हम आज की पहली क्लास स्टार्ट करते हैं, ज्योग्राफी की पहली क्लास स्टार्ट करते हैं। पहली क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम एक जरूरी बात को समझ लेते हैं। आपका सिलेक्शन होना या ना होना इस बात पर निर्भर करता है। यदि हम किसी भी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी दो बातें होती हैं। सबसे पहली बात जरूरी होती है वो होती है सिलेबस, और दूसरी जरूरी बात होती है PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सिलेबस जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम का सिलेबस, उसमें किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, किस सब्जेक्ट का वेटेज कितना है, ये सिलेबस में पहले से मेंशन होती हैं चीज़ें। हमें किस सब्जेक्ट को किस स्तर पर पढ़ना है, कितनी डेप्थ में कवर करना है, ये सारी चीज़ें हमें PYQ से क्लियर हो जाती हैं। साथ ही पिछले सालों में किस तरह के क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आए हैं वो देखने से हमारी तैयारी को एक दिशा मिल जाती है, तैयारी थोड़ी आसान हो जाती है। हमें पता रहता है कि हमें किस स्तर तक किस सब्जेक्ट को तैयार करना है। साथ ही अभी हम तैयारी के किस स्तर पर हैं ये भी हम PYQs को देख के और हमारे सिलेबस को देख के कि हमने कितनी तैयारी कर ली है, किस सब्जेक्ट को हमें कितना और कंप्लीट करना बाकी है, वो तय कर सकते हैं हम। इसे हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे RPF SI, RPF SI का जो पेपर है वो 120 नंबर का होता है। इसमें इसके सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो आने हैं, तो मैथ्स हो गया, रीजनिंग, इसमें मैथ आती है 35 मार्क्स की, रीजनिंग का भी 35 मार्क्स की रीजनिंग रहेगी। उसके बाद यदि बात करें GS की तो GS रहेगा 50 नंबर का। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं GS में हमें बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ना रहते हैं, जैसे हिस्ट्री, जियोग्राफी, करंट अफेयर्स भी इसमें आपको पढ़ना है। इसके साथ ही स्पोर्ट्स वाला पोर्शन रहता है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, साइंस भी है। ये सारे सब्जेक्ट हमें GS के अंदर पढ़ना रहते हैं। तो जो ज़रूरी बात मैं बोलना चाह रहा हूँ वो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो मैथ तो बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, रीजनिंग भी बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन GS वाले पोर्शन पे उतना फोकस नहीं करते हैं जितना उन्हें करना चाहिए। उसके पीछे रीज़न ये रहता है कि सभी का ध्यान इस तरफ जाता है कि मैथ और रीजनिंग ये दोनों तो 70 नंबर कवर कर रहे हैं, बाकी GS वाला जो पोर्शन है वो बस 50 नंबर ही कवर कर रहा है। और GS में आपको हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस और अदर स्पोर्ट्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें पढ़ना रहती हैं। तो स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, जैसे आर्ट्स बैकग्राउंड का कोई स्टूडेंट है तो वो क्या करते हैं कि वो देखते हैं कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मेरा पॉलिटी है, इससे तो क्वेश्चन बना ही लेंगे, करंट अफेयर्स को थोड़ा पढ़ते हैं, मैथ रीजनिंग कंप्लीट करते हैं और पेपर देने चले जाते हैं। पेपर देने जाते हैं, पेपर देने के बाद क्या होता है कि कुछ नंबर से रह जाते हैं। साइंस बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स के साथ भी यही कहानी है कि वो साइंस कवर कर लेते हैं, करंट अफेयर्स पढ़ लेंगे, ज़्यादा हुआ तो पॉलिटी है कोई सब्जेक्ट थोड़ा देख लेंगे, मैथ रीजनिंग कंप्लीट करेंगे और पेपर देने चले जाएंगे। तो मेरा आपसे यही कहना है दोस्तों कि यदि सिलेबस
को आप पूरी तरह से जो भी सिलेबस, ये आरपीएफ एसआई के बारे में हम देख रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे, कोई भी पेपर जो आप दे रहे हैं उसके सिलेबस को जब तक आप पूरी तरह से कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आप अपने सिलेक्शन के चांस 0 मान के ही चलें। आज के कंपटीशन के दौर में यदि आप थोड़ी भी गलती करते हैं तो आपका साथी तुरंत आपको पीछे हटाने के लिए तैयार है। यदि उसने वो गलती नहीं की, वो सिलेक्शन लेके चला जाएगा, हम उसको देखते रह जाएंगे। तो हमें सबसे पहली जो बात ध्यान देनी है वो बात ये ध्यान देनी है कि हमें सिलेबस को पूरी तरह से कंप्लीट करना है। अब दिक्कत यहाँ पे ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये मानना रहता है कि जीएस वाले जो भी सब्जेक्ट्स हैं इनको पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। हिस्ट्री अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी हुआ, पॉलिटी हुआ, इकोनॉमी हुआ या साइंस हुआ, जो भी सब्जेक्ट्स हैं सभी अपने आप में एक बहुत बड़ा सिलेबस रखते हैं और इनको कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। तो बच्चे करते क्या हैं आमतौर पे, वो मैथ कंप्लीट कर लेंगे, रीजनिंग कंप्लीट कर लेंगे और इस पोर्शन को इतना ज़्यादा मजबूत कर लेंगे कि हम अपनी मैथ्स को बहुत अच्छा कर लेते हैं, रीजनिंग को बहुत अच्छा कर लेते हैं, इनको ऊपर ऊपर कहीं से थोड़ा बहुत पढ़ के चले जाएंगे और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो फाइनली होता क्या है कि वो दिन रात मेहनत करते हैं, सालों साल मेहनत करते हैं और एग्ज़ाम दे के आते हैं। बाय लक अगर किसी का पेपर निकल गया तो ठीक है, नहीं तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या होता है कि 1 नंबर से 2 नंबर से रह जाते हैं। अगली साल फिर से वो मेहनत करते हैं और रिजल्ट फिर से वही होता है कि वो 1-2 नंबर से रह जाते हैं। ये स्टूडेंट्स मैथ या रीजनिंग को इतना तैयार कर लेते हैं पर जीएस वाले पोर्शन को छोड़ देते हैं। इसको तो इस कदर तैयार कर लेते हैं कि उनके गली मोहल्ले, उनके कोचिंग सेंटर में, मतलब बच्चे उनका एग्जाम्पल देते हैं कि यदि मैथ की कोई प्रॉब्लम है तो फला भैया से जाके पूछ लो। वो संदीप भैया के जैसे हो जाते हैं कि अपने सब्जेक्ट में तो मास्टर हैं, उनको बड़ी वाहवाही मिल रही कि अरे आपसे अच्छी मैथ तो, एटलीस्ट उनका कोचिंग का टीचर ही इनसिक्योर हुआ जा रहा है कि 1-2 साल और ये पढ़ता रहा तो मुझे ही नहीं रिप्लेस कर दे कोचिंग से, खुद ही ना पढ़ाने लग जाए। पर होता क्या है, 1 साल निकलती है, 2 साल निकलती है, तो धीरे धीरे समय के साथ ये गायब हो जाते हैं। ये गायब हो जाते हैं, इनका सिलेक्शन नहीं होता है। दूसरे जो बच्चे रहते हैं, जो स्मार्ट स्टूडेंट रहते हैं, वो सिलेक्शन लेके चले जाते हैं। तो हमें इनकी तरह नहीं करना है, हमें संदीप भैया नहीं बनना है, हमें स्मार्ट स्टूडेंट बनना है, हमें सारा सिलेबस कवर करना है। अब यहाँ पे सारा सिलेबस हम कम समय में कैसे कवर करें कि इससे जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं उन सभी को हम सॉल्व करके सारे मैक्सिमम मार्क्स यहाँ से हम ले पाएँ। और मैथ रीजनिंग में तो गलती की गुंजाइश है ही नहीं कि आप सोचें कि इसको कंप्लीट करके इसको छोड़ दें, तो फिर तो आपका कल्याण ही हो जाना है। तो मैथ रीजनिंग सही से कंप्लीट करना है, साथ ही ये सारे सब्जेक्ट कैसे हम कम समय में अच्छे तरीके से कंप्लीट करें कि हम मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करें और सिलेक्शन तक पहुँचें। आने वाली स्लाइड में हम देखेंगे। तो ये ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी को आमतौर पे अगर हम देखें तो बहुत सारे जो टीचर्स हैं, या कहा जाए तो ज़्यादातर टीचर्स इस वे में पढ़ाते हैं। वो सबसे पहले भौतिक भूगोल कंप्लीट कराएंगे, फिजिकल ज्योग्राफी आपको पढ़ाएंगे। फिजिकल ज्योग्राफी में बेसिकली वो सारी चीज़ें आती हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति, चट्टानें, अंतर्जात बहिर्जात बल हो गया, महाद्वीप महासागर हो गया, ज्वालामुखी, भूकंप और वायुमंडल से संबंधित बातें, आर्द्रता, कैसे कैसे भौगोलिक संरचनाओं का निर्माण होता है या जो भी घटनाएं होती हैं वो सारी चीज़ें इसमें बताते हैं। उसके बाद वो वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर कराते हैं, फिर इंडियन ज्योग्राफी कवर कराते हैं। लेकिन हम ज्योग्राफी को इस वे में कंप्लीट करने वाले नहीं हैं। क्यों नहीं कंप्लीट करने वाले हैं, उसके पीछे रीज़न ये है कि यदि हम इसी तरीके से ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे तो आपका एक बहुत बड़ा टाइम का पोर्शन इसी सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में निकल जाएगा। और आप अगर इतना टाइम इस सब्जेक्ट को देंगे तो अगर इस सब्जेक्ट के वेटेज की बात करें तो जैसे हमने एग्जाम्पल में अभी आरपीएफ एसआई की बात की थी, तो इसमें ज्योग्राफी वाले पोर्शन से देखा जाए तो 5 से 8 क्वेश्चन आते हैं और कुछ पेपर्स में तो इसमें 3 से 5 क्वेश्चन ही आए। एवरेज लेके चलें कि 5 क्वेश्चन आना है, तो 5 क्वेश्चन के लिए अगर आप इतनी मेहनत करते हैं कि आप अपने कीमती समय का एक बहुत बड़ा पोर्शन ज्योग्राफी की प्रिपरेशन में डाल देते हैं, तो फिर ऐसे हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, आप पॉलिटी कंप्लीट करेंगे, इकोनॉमी करेंगे, तो ढेर सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं वो कवर करने में ही आपका तो फिर ये तैयारी का जो फेज है वो पूरा पंचवर्षीय योजना की तरह बन जाएगा।
तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमें कोई ऐसा रास्ता ढूंढना है कि हम कम समय में इस तरह से सब्जेक्ट को कंप्लीट करें कि हमारे फैक्ट्स भी ना छूटें, क्वेश्चन कुछ भी बने हम उनको उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ, उस क्वेश्चन से पूरा जो भी सब्जेक्ट हम कवर कर रहे हैं हम मैक्सिमम या कहे जितने भी क्वेश्चन आए हम सारे क्वेश्चन सही करके आए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करके अपने तरीके से पढ़ेंगे। ये स्लाइड हमारे काम की नहीं है, इस स्लाइड को हटा देते हैं। तो हम ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए थोड़ा सा स्मार्ट वे अपनाएंगे। स्मार्ट वे अपनाने से मेरा सेंस ये है कि हम सबसे पहले कंप्लीट करेंगे इंडियन ज्योग्राफी या भारत का भूगोल। इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट इसलिए करेंगे क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी हर पेपर में आती ही आती है, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आती है, पर बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जिनमें वर्ल्ड ज्योग्राफी से इंडियन ज्योग्राफी का वेटेज ज़्यादा रहता है। इंडियन ज्योग्राफी थोड़ा ज़्यादा नंबर की पूछी जाती है। इसके बाद में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर करेंगे, डिटेल में कवर करेंगे। फैक्ट कोई भी नहीं छूटेगा, पर हमारा प्रयास ये है कि हम कम समय में आपको अधिक से अधिक दे पाएँ। और देने का मतलब केवल ये नहीं है कि मैं यहाँ पर कंटेंट लिख दूंगा और मैं यहाँ से कथा बाँच दूंगा, आपको समझ में आए ना आए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। हमारे चैनल का ही नाम भी बेसिक है, तो आपके सारे बेसिक क्लियर कराना हमारा दायित्व है। हम आपके बेसिक भी क्लियर कराएंगे, साथ ही साथ हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। और सिलेबस कंप्लीट होने पे हम आपको एक PDF के फॉर्म में सारा जो भी कंटेंट है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड वो भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। और समय समय पे आपको PPT PDF टेलीग्राम चैनल के थ्रू मिलती रहेंगी। अब हम इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं, लेकिन इंडियन ज्योग्राफी को स्टार्ट करने से पहले मैंने जैसे आपको बताया कि पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ने वाले नहीं हैं। तो फिजिकल ज्योग्राफी को हम छोड़ नहीं रहे हैं। फिजिकल ज्योग्राफी को हम इस वे में नहीं पढ़ेंगे कि पहले अलग से फिजिकल ज्योग्राफी कंप्लीट करें, फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ें, फिर इंडियन पढ़ें। हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे, लेकिन फिजिकल ज्योग्राफी के जो भी पोर्शन हैं वो हम इन्हीं के साथ कवर करते चलेंगे। आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ कि जैसे फिजिकल ज्योग्राफी में बताते हैं कि पर्वत क्या होते हैं, पर्वतों का निर्माण कैसे होता है, कितने तरह के पर्वत होते हैं, पर्वतों के कितने प्रकार होते हैं। तो जैसे हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, जब हम हिमालय स्टार्ट करेंगे तो हिमालय से पहले मैं आपको 5 मिनट 10 मिनट में बता दूंगा कि पर्वत कितने टाइप के होते हैं। तो वहां से आपको क्या है, रिलेट करना भी आसान हो जाएगा और कम समय में हम ज़्यादा कवर कर पाएंगे। तो इस तरह से हम फिजिकल ज्योग्राफी को इसी में ऐड ऑन करके और पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन इंडियन ज्योग्राफी शुरू करने से पहले हमें ज्योग्राफी के एक और जरूरी टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि जो जनरल ज्योग्राफी या सामान्य भूगोल आता है, जैसे पृथ्वी हुआ, ब्रह्मांड हुआ, सौरमंडल हुआ, ब्रह्मांड, पृथ्वी की गतियां, अक्षांश, देशांतर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, मानक समय रेखा। और सौरमंडल में हमारे सारे सोलर सिस्टम के जो भी प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं, उपग्रह हैं, या और भी सौरमंडल से जुड़ी जो चीज़ें उन्हें हमें कवर करना पड़ेगा। इसको कवर करने से पहले हम इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी को स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट हैं कि जब तक आप इन चीज़ों को नहीं समझोगे, जब तक आप अक्षांश देशांतर को नहीं समझोगे, ये रेखाओं को नहीं समझोगे, GMT वगैरह को नहीं समझोगे, तब तक हम उन कंसेप्ट को नहीं समझ पाएंगे। तो इसको हम सेपरेटली अभी 2 से 4 क्लासेस में इसको अच्छे से ख़त्म कर देंगे। और ये वाला जो पोर्शन है ये केवल आपको इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी, विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल केवल समझने के लिए, बेस बनाने के लिए नहीं है। इस पोर्शन से बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। जैसे मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रखना चाहता हूं कि जैसे एक ये क्वेश्चन है, सूर्य और बुध ग्रह के बीच की दूरी कितनी है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये RPF SI 2019 का क्वेश्चन है, आप चेक कर सकते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, ये इसी पोर्शन का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है, सूर्य और शुक्र ग्रह के बीच की दूरी कितनी है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। सूर्य की आंख से दिखाई देने वाली परत क्या कहलाती है, प्रकाश मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल, आयन मंडल। और इसी तरह से और क्वेश्चन देखें तो सूर्य और मंगल ग्रह के बीच की दूरी। तो ऐसे क्वेश्चन ढेर सारे क्वेश्चन हैं, मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चन मेंशन नहीं किए हैं, एग्जांपल के तौर पर कुछ 2-4 क्वेश्चन यहाँ पे डाले हैं। समझने वाली बात ये है कि ये जो पोर्शन हम स्टार्ट करने वाले हैं, ये पोर्शन इस लिहाज से भी जरूरी है कि इस पोर्शन से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। उसके साथ ही इसको यदि आप अच्छी तरह से समझ लेंगे
तो आगे आने वाली क्लासेस में जब हम इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी या भारत का भूगोल, विश्व भूगोल जब हम कवर करेंगे तब आपको बहुत सहूलियत मिलेगी। यदि आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो किसी भी सब्जेक्ट को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आप आसानी से उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और नए जो भी उसके कॉन्सेप्ट आते हैं पुराने के बेसिस पे आप उनको भी कोरिलेट करके समझ सकते हैं। तो आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ भगवान श्री गणेश के चरणों में प्रणाम करके हम ब्रह्मांड टॉपिक के साथ हमारी पहली क्लास को स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मांड, मानव ने प्रारंभिक काल से ही जिन भी चीजों को देखा उन सब चीजों के बारे में उसकी बहुत जिज्ञासा रही है। उसने तारों को देखा, चंद्रमा को देखा और उसने एक अनुमान लगाया और एक अवधारणा विकसित हो गई कि विश्व में जितनी भी चीजें हैं उन सभी चीजों को एक समेकित रूप से ब्रह्मांड कह दिया। तो ब्रह्मांड में उसने वो सारी चीजें शामिल कर ली जिसको उसने देखा और परिभाषा के तौर पर क्या आ गया कि मानव ने संपूर्ण विश्व को ब्रह्मांड की संज्ञा दी, अर्थात अस्तित्वमान द्रव्य और ऊर्जा का सम्मिलित रूप ही क्या है, ब्रह्मांड। अब यहाँ पे द्रव्य से मतलब क्या है, मैटर। अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा का सम्मिलित रूप ही क्या है, ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड के बारे में सबसे पहले अगर कोई संकल्पना विकसित हुई तो वो है जियोसेंट्रिक थ्योरी। टॉलमी नाम के मिस्र यूनान के खगोल शास्त्री थे। उन्होंने ये बताया कि पृथ्वी संपूर्ण ब्रह्मांड के केंद्र में है और सारे ग्रह, सारे तारे, ब्रह्मांड के सभी पिंड पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि पृथ्वी जो है वो ब्रह्मांड के कहाँ है, केंद्र में है। इसीलिए इस थ्योरी को जियोसेंट्रिक थ्योरी कहा जाता है। इन सभी शब्दों को हमें इसी वे में याद रखना है क्योंकि आप हिंदी में पृथ्वी केंद्रित सिद्धांत पढ़ के जाएंगे, वहाँ पेपर में देवनागरी में आपको जियोसेंट्रिक लिखा मिल जाएगा तो आपको इसका आंसर सही बनाने में बहुत दिक्कत हो जाती है। तो जियोसेंट्रिक में जियो का अर्थ क्या है, पृथ्वी, सेंट्रिक का अर्थ क्या है, केंद्र में है। तो पृथ्वी केंद्र में है ये मानना किसका था, क्लॉडियस टॉलमी का। जिन लोगों ने इस थ्योरी पे सवाल उठाया, जिन्होंने इस थ्योरी के संबंध में तर्क मांगा, तो टॉलमी का तर्क ये था कि आप सूर्य की स्थिति को देख के इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि सारे ग्रह या सारे तारे पृथ्वी की ही परिक्रमा कर रहे हैं। जैसे सूर्य सुबह पूर्व से उदित होता है और शाम को पश्चिम में सूर्यास्त हो जाता है और रात को पृथ्वी के पीछे होने के कारण सूर्य दिखाई नहीं देता है, सुबह फिर से पूर्व से सूर्य का उदय हो जाता है। तो इन्होंने क्या है, पृथ्वी को केंद्र में मान के जियोसेंट्रिक थ्योरी दी। निकोलस कोपरनिकस ने क्या किया, निकोलस कोपरनिकस ने जियोसेंट्रिक थ्योरी को गलत साबित कर दिया। उन्होंने टॉलमी की इस थ्योरी को गलत साबित कर दिया। उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं है, ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है और सभी ग्रह, सभी तारे किसकी परिक्रमा कर रहे हैं, सूर्य की। तो विशेष बात इन्होंने क्या बोली कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है बल्कि ब्रह्मांड के केंद्र में क्या है, सूर्य है। ये हेलियोसेंट्रिक थ्योरी इसको क्यों बोलते हैं, जहाँ पे हेलियो का अर्थ क्या है, हेलियो का अर्थ है सूर्य और सेंट्रिक का अर्थ है केंद्र में। किसने दी, निकोलस कोपरनिकस ने दी। सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। आने वाले समय में और फर्दर खोजें की गई तो ये पता चला कि सूर्य भी ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है। विलियम हर्शेल ने हमें बताया कि सौरमंडल अर्थात सूर्य और उसका जो भी उसकी परिक्रमा करने वाले हमारे 8 ग्रह हैं और जो अन्य आकाशीय पिंड हैं, उन सभी को समेकित रूप से सौरमंडल कहा जाता है। इसको हम आने वाली क्लासेस में डिटेल में कवर करेंगे। सौरमंडल आकाश गंगा का एक अंश मात्र है। आकाश गंगा अर्थात तारों का समूह, आकाश गंगा का एक अंश मात्र है, अर्थात सूर्य भी ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है। ये आकाश गंगा का एक छोटा सा पार्ट है बस। उसके बाद एडविन पी हब्बल ने हब्बल टेलीस्कोप का विकास किया और उसकी सहायता से बताया कि ब्रह्मांड में हमारी आकाश गंगा इकलौती नहीं है, हमारी आकाश गंगा के जैसी अनेकों आकाश गंगाएं हैं। तो इन्होंने बताया ब्रह्मांड में हमारी आकाश गंगा या गैलेक्सी की भांति अरबों आकाश गंगाएं स्थित हैं। तो यहाँ से हमें ये सीखने को मिला कि जितनी भी सारी चीजें हैं
संपूर्ण द्रव्य और ऊर्जा के समेकित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। जियोसेंट्रिक थ्योरी टॉलमी ने दी। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी निकोलस कोपरनिकस ने 1543 ईस्वी में दी। विलियम हर्शेल ने बताया कि हमारा सौरमंडल हमारी आकाशगंगा का बस एक अंश मात्र है। और एडविन पी हब्बल ने बताया कि ब्रह्मांड में अरबों आकाशगंगाएं हैं। अब यहाँ पे हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में अनेकों सिद्धांत दिए गए, जिसमें से कुछ मान्य सिद्धांत आपके समक्ष हैं, जिनमें बिग बैंग थ्योरी को सर्वाधिक मान्यता दी गई है। हम इसको डिटेल में कवर करेंगे। इन दोनों सिद्धांत में आपको बस ये याद रखना है कि साम्यावस्था सिद्धांत, दोलन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। इनकी डिटेल हमें कवर नहीं करना है। एग्जाम में आपसे पूछेगा तो बस ये पूछ लेगा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में साम्यावस्था सिद्धांत किसने दिया। साम्यावस्था सिद्धांत थॉमस गोल्ड और हरमन बॉन्डी के द्वारा दिया गया और फ्रेड हॉले ने इस सिद्धांत का समर्थन किया था। तो इनका नाम भी इसी सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। तो साम्यावस्था सिद्धांत या स्टेडी स्टेट थ्योरी किसने दी? थॉमस गोल्ड और हरमन बॉन्डी ने दी। इस सिद्धांत में इन्होंने बताया कि आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं, पर उनका घनत्व कम नहीं होता है। ब्रह्मांड का घनत्व भी कम नहीं होता है। जैसे दो आकाशगंगाएं दूर जाती हैं तो एक नई आकाशगंगा उत्पन्न हो जाती है और उनकी जो स्थिति है वो साम्य में बनी रहती है और लगभग 290 करोड़ साल के बाद ये विस्तार रुक जाएगा और वापस से संकुचन प्रारंभ हो जाएगा। हमें इनकी डिटेल बिल्कुल नहीं देखना है। आपको बस इतना याद रखना है कि साम्यावस्था सिद्धांत थॉमस गोल्ड और हरमन बॉन्डी ने दिया है। वहीं दोलन सिद्धांत या पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी किसने दी है? तो एलन संडेज ने दी है। अब ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांतों में बात करें तो सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है बिग बैंग थ्योरी या महाविस्फोट सिद्धांत, जो कि जॉर्ज लेमंटियर द्वारा दिया गया। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में बेल्जियम के खगोल शास्त्री जॉर्ज लेमंटियर के द्वारा बिग बैंग सिद्धांत को दिया गया। इसको हम डिटेल में कवर करते हैं। बिग बैंग थ्योरी में यह बताया गया कि संपूर्ण ब्रह्मांड प्रारंभ में एक एकाकी परमाणु पर केंद्रित था। मतलब जो संपूर्ण ब्रह्मांड जिसे आज हम देख पाते हैं, ये प्रारंभ में एक एकाकी परमाणु पर केंद्रित था। जिस एकाकी परमाणु को क्या कहा गया? तो इस एकाकी परमाणु को कहा गया सिंगुलैरिटी। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपको याद रखना है कि संपूर्ण ब्रह्मांड जिस एकाकी परमाणु अर्थात एक ही पॉइंट पे हमारा सारा ब्रह्मांड केंद्रित था, उसी पॉइंट से सारा ब्रह्मांड बना है। यहाँ बहुत ही ज़्यादा डेंसिटी और हाई टेम्परेचर हुआ करता था। फिर इस पॉइंट पे होता है क्या? महाविस्फोट होता है, बिग बैंग होता है। बिग बैंग होता है, इसीलिए इस थ्योरी को बिग बैंग थ्योरी या महाविस्फोट सिद्धांत कहा जाता है। बिग बैंग होने के बाद ये जो एकाकी परमाणु है, इसमें विस्फोट होने के बाद इस एकाकी परमाणु या सिंगुलैरिटी में विस्फोट होने के बाद 3,80,000 वर्ष के बाद, कहाँ पे मान के चलें, यहाँ 3,80,000 वर्ष हो गए थे, तो 3,80,000 वर्ष के बाद निर्माण होता है। सबसे पहले काय का? परमाणु का निर्माण होता है। एटम का फॉर्मेशन होता है, परमाणु का निर्माण होता है। 1 अरब वर्ष के बाद यहाँ पे निर्माण होता है 1 अरब वर्ष बाद निर्माण होता है आकाश गंगाओं का या गैलेक्सी का। महाविस्फोट के 3,80,000 वर्ष के बाद परमाणु का निर्माण हुआ, एटम का फॉर्मेशन हुआ। 1 अरब वर्ष के बाद आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ और 5 अरब वर्ष के बाद
मंदाकिनी का निर्माण हुआ। मंदाकिनी क्या है? हमारी जो आकाश गंगा है उसी आकाश गंगा को मंदाकिनी कहा जाता है। तो हमारी आकाश गंगा का निर्माण कब हुआ? 5 अरब वर्ष के बाद। अब बात सौरमंडल की आती है, तो हमारे सौरमंडल का निर्माण या हमारे सूर्य का निर्माण होता है 9.2 अरब वर्ष के बाद। महाविस्फोट के 3,80,000 वर्ष बाद परमाणु बन गए, 1 अरब वर्ष के बाद आकाशगंगा, 5 अरब वर्ष के बाद हमारी मंदाकिनी अर्थात हमारी आकाशगंगा, और 9.2 अरब वर्ष के बाद बन गया हमारा सौर मंडल अर्थात हमारा सूर्य और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले या परिक्रमा करने वाले ग्रह। और वर्तमान स्थिति कहाँ आके, यहाँ पे हम वर्तमान स्थिति मानते हैं जो 13.7 अरब वर्ष के बाद की स्थिति है। अर्थात ब्रह्मांड की वर्तमान आयु कितनी है? तो ब्रह्मांड की वर्तमान आयु 13.7 अरब वर्ष है। और इस स्थिति में लाखों अरबों आकाश गंगाएं ब्रह्मांड में हैं जो लगातार एक दूसरे से दूर जा रही हैं। अर्थात ब्रह्मांड का लगातार विस्तार होता जा रहा है। जब से महाविस्फोट हुआ है तब से लेके अब तक लगातार ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनते हैं? एकाकी परमाणु सिंगुलैरिटी कहते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत सबसे सर्वमान्य जॉर्ज लेमेंटियर द्वारा दिया गया बिग बैंग सिद्धांत है। हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति बिग बैंग के कितने समय बाद हुई? तो 9.2 अरब वर्ष के बाद हुई। ब्रह्मांड की वर्तमान आयु कितनी है? तो 13.7 अरब वर्ष है। सूर्य की आयु अगर आपसे पूछी जाए तो आप देखें यहाँ सौरमंडल बना है, ब्रह्मांड की वर्तमान आयु है 13.7 अरब वर्ष। तो 13.7 में से 9.2 हम माइनस कर देंगे, यहाँ पे आपका जाएगा 4.5, 4.5 अरब वर्ष क्या है? हमारे सूर्य की वर्तमान आयु है। ये आप यहाँ से कैलकुलेट करके आंसर दे सकते हैं। तो ये हमने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में देखा। अब ब्रह्मांड में कोई भी चीज स्थिर नहीं है, सारे पिंड एक दूसरे के चक्कर लगा रहे हैं। और स्थिर इसलिए भी नहीं है क्योंकि ब्रह्मांड में निरंतर विस्तार हो रहा है, निरंतर फैलाव हो रहा है, तो सभी एक दूसरे से दूर जाते जा रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम तारों के बारे में समझेंगे। तारे क्या होते हैं? उन आकाशीय पिंडों को तारा कह दिया जाता है जिनका स्वयं का प्रकाश होता है। वे सभी पिंड जिनका स्वयं का प्रकाश होता है वो क्या कहलाते हैं? तारे या स्टार कहलाते हैं। मुझे एक क्लास का इंसिडेंट याद आ रहा है। मैं क्लास में गया था तो वहां पे मैंने पूछा कि कोई बता पाएगा कि स्टार क्या होता है या स्टार कैसे बनता है? तो एक लड़का बड़े उत्साह से खड़ा होता है, ऐसा हाथ ऊपर करके बोलता सर मैं बताता हूँ। मैंने कहा बताओ। तो वो कहता है कि सर स्टार बहुत गरीब होता है और बहुत मेहनत से बनता है। मैं सुन के दंग रह गया, मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी हुई कि ये क्या बताना चाह रहा है। मैंने कहा और थोड़ा सा डिटेल में बताओ। तो वो कहता है कि सर पहले स्टार बहुत गरीब होता है, फिर वो मेहनत करता है, पहले उसको कोई नहीं पूछता, फिर धीरे धीरे उसके वीडियोस वायरल होने लगते हैं और फिर वो स्टार बन जाता है। मैंने उसको बिठा दिया, मुझे बड़ी हंसी आई, सारी क्लास का माहौल हल्का हो गया। तो हम लोगों ने वहाँ पे एक चीज़ समझी कि गलती उस बच्चे की नहीं है। सोशल मीडिया आज हमारे दिमाग में इतना घुस चुका है, फिर चाहे आपका इंस्टाग्राम हो, टिकटॉक तो अभी बैन हो गया है हालांकि, या और भी जो प्लेटफॉर्म हो, कि हम शॉर्ट्स देखते रहते हैं, हमारे दिमाग में वो ही चीज़ें चलती रहती हैं। हमें उन चीज़ों से बाहर निकलना है। कुछ भी चलाना बुरा नहीं है, इंस्टा चलाना भी बुरा नहीं है, यूट्यूब चलाना, यूट्यूब पे आप हमारी क्लास ही देख रहे हैं, और फेसबुक चलाना, कुछ भी चलाना बुरा नहीं है, लेकिन उनको किस सीमा तक रखना है ये आपको तय करना है। आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है। लोग तन मन धन से लगे हुए हैं, हमें आपका धन नहीं चाहिए, हमें आपका मन चाहिए है कि जितनी देर आप हमारी क्लास देख रहे हैं आप फिजिकली प्रेजेंट रहें,
कॉपी पेन अपने साथ रखें, कोई ज़रूरी फैक्ट लगता है तो आप नोट कर लें। बाकी आपको पीडीएफ पीपीटी हमारे टेलीग्राम चैनल बी बेसिक पर प्रोवाइड करा दी जाएगी, और उस समय आप अपने दिमाग से इन चीज़ों को दूर रखें, क्योंकि स्टार में हमें मेहनत और गरीबी वाला स्टार नहीं बनाना है, हमें बनाना है ये स्टार जिनका स्वयं का प्रकाश होता है और जिन्हें हम तारे कहते हैं, जैसा हमारा सूर्य है। हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो तारे की उत्पत्ति या तारों की उत्पत्ति, तो सभी तारों की उत्पत्ति किन किन चरणों में होती है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, उसको हम समझते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन और हीलियम के बादल होते हैं, जिन्हें निहारिका या नेबुला कहा जाता है। इन बादलों में लगातार संकुचन होता है और संकुचन होने से आदि तारे का निर्माण होता है। जैसे मानव से पहले आदि मानव बना, वैसे ही तारा बनने से पहले आदि तारे का निर्माण होता है। ये आदि तारा और संकुचन होने पर भ्रूण तारे में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? भ्रूण तारे में बदल जाता है, जिसे प्रोटो स्टार भी कहते हैं। प्रोटो स्टार भी कहते हैं। प्रोटो स्टार में और संकुचन होता है, और संकुचन होने से यहाँ पे एक प्लाज्मा स्टेट बन जाती है, एक आयनित अवस्था बन जाती है, जिसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने से यहाँ पे प्रारंभ हो जाता है नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन। नाभिकीय संलयन होने पर यह तारे में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि तारों के बारे में हमने देखा कि वे सभी पिंड तारे कहलाते हैं जिनका स्वयं का प्रकाश होता है। अब इनका स्वयं का प्रकाश होता कैसे है? तारों में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। नाभिकीय संलयन में दो हाइड्रोजन परमाणु आपस में मिलकर एक हीलियम परमाणु का निर्माण करते हैं। हम इसे और अच्छे से समझते हैं। जैसा कि हमने देखा कि किसी भी तारे की उत्पत्ति के फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में हाइड्रोजन और हीलियम के बादल होते हैं। ये आप देख पा रहे हैं, ये हाइड्रोजन हीलियम के बादल हैं। इन्हें निहारिका या नेबुला कहा जाता है। हाइड्रोजन और हीलियम के ये बादल आपस में संकुचित होते जाते हैं, और अगले स्टेप पे ये क्या बनाते हैं? आदि तारा बनाते हैं। तो ये हमारा आदि तारा हो गया। आदि तारा और फर्दर जाके प्रोटो स्टार में बदल जाता है, और यहीं पे और आगे जाके प्लाज्मा स्टेट आयनित अवस्था बनती है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और प्रारंभ हो जाती है नाभिकीय संलयन की क्रिया। नाभिकीय संलयन की क्रिया में क्या होता है? दो हाइड्रोजन परमाणु H+H बनाते हैं हीलियम का एक परमाणु। He मीन्स हीलियम, हीलियम का एक परमाणु बनाते हैं। तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया से बहुत ही अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे तारों का स्वयं का प्रकाश होता है। और तारे का निर्माण होने के बाद कुछ समय बाद जो उसके चारों तरफ का पदार्थ होता है, वो भी ग्रहों के रूप में या क्षुद्र ग्रहों के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और ऐसा सोलर सिस्टम बन जाता है। तो तारे की उत्पत्ति के विभिन्न चरणों के बारे में हमने देखा। अब हम बात करेंगे तारों के रंग की। तो तारों का रंग तीन तरह से होता है, और एक प्रश्न बनता है कि क्या तारों का रंग देखकर हम उसकी आयु का निर्धारण कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। तारों का रंग या तो तारा नीला होगा, या तो तारा लाल होगा, या तो तारा पीला होगा। सबसे पहले तारे का रंग नीला होता है या ब्लू होता है, फिर पीला या येलो हो जाता है, और उसके बाद तारे का रंग लाल या रेड हो जाता है। तो आयु की अगर बात करें तो नीला मतलब यदि कोई किसी तारे का रंग नीला है तो वो तारा युवा अवस्था में है। यदि किसी तारे का रंग पीला है तो वो तारा मध्यम अवस्था में है। और यदि किसी तारे का रंग लाल है तो लाल रंग किसी भी तारे की वृद्ध अवस्था का सूचक होता है। लाल रंग किसी भी तारे की वृद्ध अवस्था का सूचक होता है। लाल दानव तारे के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करें अगर नीले और पीले रंग की,
तो नीले और पीले रंग में मतलब युवा अवस्था में और मध्यम अवस्था में तारे में ना तो कोई संकुचन होता है ना ही कोई फैलाव होता है। तारा संतुलन की अवस्था में होता है, इसमें नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया ठीक तरह से चलने लगती है, चलती रहती है, ठीक तरह से चलती रहती है। पर समय के साथ क्या होता है कि कोई भी तारा है, मान के चलें कि ये तारा है, इस तारे के केंद्र में यहाँ पे नाभिकीय संलयन की क्या चल रही है, प्रक्रिया चल रही है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर और हीलियम बना रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ एक समय ऐसा आता है कि इसके केंद्र की हाइड्रोजन समाप्त हो जाती है और इसके केंद्र में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया बंद हो जाती है। तो इसके केंद्र के बाहर यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो आपस में मिलकर हीलियम बनाते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये भी समाप्त हो जाती है और तारे की जो हीलियम है फिर वो हीलियम कार्बन में बदलती है और वो कार्बन और भारी परमाणु जैसे कि लोहा आदि में बदलते हैं। तो इस स्थिति में तारे का रंग लाल हो जाता है और इसी का आकार बहुत बड़ा हो जाता है। इसीलिए हम इसे लाल दानव तारा या रेड जाइंट स्टार कहते हैं। हमारा जो सूर्य है उसका रंग पीला है। हमने पढ़ा था पिछली स्लाइड में कि सूर्य की आयु लगभग 4.5 अरब वर्ष है, अर्थात हमारा सूर्य अभी मध्यम अवस्था में है। लाल दानव तारे के बारे में हमने देखा कि जब कोई भी तारा युवावस्था में होता है नीला होता है, मध्यम अवस्था में पीला होता है, वृद्ध अवस्था में लाल होता है। तो लाल रंग होने का कारण यह है केंद्र की हाइड्रोजन समाप्त हो जाती है, फिर यहाँ हाइड्रोजन हीलियम में बदलती है, फिर हीलियम कार्बन में बदलती है, इसका आकार और इसका द्रव्यमान अधिक हो जाता है और लाल दानव तारे का रेड जाइंट स्टार का फॉर्मेशन हो जाता है। अब रेड जाइंट स्टार के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताऊं, ये आपके एग्जाम के पर्पज से भी जरूरी है, आप समझ लीजिए अच्छे से। एक सीमा होती है 1.44 1.44 ms। ms मीन्स मास ऑफ सन, हमारे सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना। इसे बोलते हैं चंद्रशेखर सीमा। एस चंद्रशेखर ने इस सीमा की खोज की थी। इस सीमा का महत्व क्या है अभी आप समझेंगे। यदि कोई भी तारा, जो कोई भी लाल दानव तारा जो 1.44 ms के द्रव्यमान के बराबर या कम होता है, उसमें क्या आगे जाने पर क्या परिस्थिति बनती है, या कोई भी तारा जो 1.44 के द्रव्यमान से अधिक होता है उसमें आगे जाने पर क्या स्थिति बनती है, वो हम देखने वाले हैं। इसे हम थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। ये हमारी सीमा है 1.44 ms। अब या तो किसी लाल दानव तारे का द्रव्यमान इससे कम होगा या फिर इससे अधिक होगा। यदि इससे कम है या बराबर है, मतलब 1.44 ms मैंने बताया कि मास ऑफ सन, सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना। यदि ये कम है या बराबर है तो क्या स्थिति बनेगी। यदि ये 1.44 ms से ज़्यादा है तो क्या स्थिति बनेगी, वो हम देखते हैं। अगर ये 1.44 ms से कम है तो ये तारा श्वेत वामन तारे में बदल जाएगा, वाइट डॉर्फ स्टार में बदल जाएगा। ये बना देगा श्वेत वामन तारा। इसी श्वेत वामन तारे को जीवाश्म तारा भी कहा जाता है। ये श्वेत वामन तारा या वाइट डॉर्फ स्टार आगे चल के काला वामन तारा या ब्लैक डॉर्फ स्टार में बदल जाएगा और आगे जाने पर ये तारा विलुप्त हो जाएगा। दोस्तों, हमने इसके पिछली स्लाइड में ये पढ़ा था कि किसी भी तारे का निर्माण कैसे होता है, कोई भी तारा कैसे बनता है। इस स्लाइड में हम ये देख रहे हैं कि तारा बनने के बाद युवा अवस्था आती है, मध्यम अवस्था आती है, वृद्ध अवस्था आती है और वह रेड जाइंट स्टार लाल दानव तारे में बदल जाता है। उसमें बदलने के बाद
वो तारा नष्ट कैसे हो जाता है। तो यदि किसी तारे का द्रव्यमान 1.44 ms से कम या बराबर है तो वो श्वेत वामन तारे में बदलता है, व्हाइट ड्वार्फ स्टार में, उसके बाद काला वामन, उसके बाद वह तारा लुप्त हो जाता है। लेकिन यदि उस तारे का द्रव्यमान 1.44 ms से ज़्यादा है तो दो स्थितियां हो सकती हैं, या तो उसका द्रव्यमान 1.44 ms से ज़्यादा हो और 3 ms से कम हो, मतलब उसका द्रव्यमान 1.44 ms और 3 ms के बीच हो, ms मतलब मास ऑफ सन, या फिर उसका द्रव्यमान 3 ms से ज़्यादा हो। इन दोनों में दो अलग अलग स्थितियां बनती हैं। तो यदि किसी तारे का द्रव्यमान 1.44 ms से ज़्यादा और 3 ms से कम है तो वो तारा न्यूट्रॉन तारे में बदल जाता है। किस तारे में बदल जाता है? न्यूट्रॉन तारे में बदल जाता है। ये न्यूट्रॉन तारा आगे जाकर पल्सर तारे में बदल जाता है। ये पल्सर तारे बहुत ही तेज गति से घूर्णन करते हैं। जैसे आपके पल्सर गाड़ी बहुत तेज चलती है, वैसे ये बहुत तेज गति से घूर्णन करते हैं। न्यूट्रॉन तारा है, ये पूरा न्यूट्रॉन से बना होता है और ये 1 सेकंड में लगभग अपने 30 चक्कर लगा लेता है, अपने अक्ष पे 30 चक्कर लगा लेता है। इसके बाद ये पल्सर तारे में बदल जाता है। लेकिन यदि किसी तारे का द्रव्यमान, किसी लाल दानव तारे का द्रव्यमान 3 ms या मास ऑफ सन से ज़्यादा है तो उस तारे में क्या स्थिति होती है कि वह आगे चलकर ब्लैक होल में बदल जाता है। ब्लैक होल मीन्स ऐसी संरचना, ब्लैक होल की संरचना को डिफाइन तो नहीं कोई कर पाया है क्योंकि इसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि वो प्रकाश को भी अपनी तरफ खींच लेता है। तो इसको इस तरह से देखा जाता है कि यदि कोई आकाशीय पिंड किसी ऐसे स्थान के चक्कर लगा रहा है जिसके केंद्र में कुछ भी हमें दिखाई नहीं देता तो उसको ब्लैक होल कह देते हैं। तो हमें बस याद ये रखना है कि लाल दानव तारे में यदि 3 ms से ज़्यादा द्रव्यमान है तो वह आगे चल के ब्लैक होल में बदल जाता है। अब हम आकाशगंगा की बात करें तो आकाशगंगा क्या होती है? तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। हमने हमारी फर्स्ट स्लाइड में देखा था कि ब्रह्मांड में अरबों आकाशगंगाएं हैं, अर्थात आकाशगंगाओं के समूह को ब्रह्मांड कहते हैं और तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। अब आकाशगंगाओं के अगर आकार की बात करें तो आकाशगंगाओं का आकार अनियमित हो सकता है, सर्पिलाकार हो सकता है या दीर्घ वृत्ताकार हो सकता है। ऐसा बताते हैं कि सबसे पहले जब कोई आकाशगंगा बनती है तो उसका आकार अनियमित होता है, उसके बाद आकाशगंगा का आकार सर्पिलाकार हो जाता है और उसके बाद आकाशगंगा का आकार दीर्घ वृत्ताकार हो जाता है। इस तरह से आकार चलता है। हमारी आकाशगंगा को देवयानी कहा जाता है और हमारी आकाशगंगा का आकार कैसा है? तो हमारी आकाशगंगा का आकार सर्पिलाकार है, आपको ध्यान रखना है। प्रत्येक आकाशगंगा की शुरुआत अनियमित आकार से होती है। गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से आकाशगंगा धीरे धीरे सर्पिलाकार और दीर्घ वृत्ताकार रूप ले लेती है। अब आकाशगंगा के संरचना की अगर बात करें तो आकाशगंगा की संरचना को हम दो तरह से देखते हैं। तो आकाशगंगा के आकार को हम दो तरह से देखते हैं। यहाँ हमने देखा था कि यह सर्पिलाकार आकाशगंगा का एक चित्र यहाँ पे दिया गया है। हमारी आकाशगंगा भी सर्पिलाकार है और ये इसी का साइड व्यू है। साइड से देखने पे ये तस्तरी के समान या डिस्क के समान दिखाई देती है और आकाशगंगा में 3 तरह के तारे होते हैं। इसमें युवा अवस्था, मध्यम अवस्था और वृद्ध अवस्था, तीनों तरह के तारे होते हैं और इसमें 3 भुजाएं होती हैं। केंद्र को केंद्र या बल्ज कहते हैं। ये आप देख पा रहे हैं, ये केंद्र या बल्ज वाला पोर्शन हो गया। दूसरा होता है मध्यम घूर्णनशील, मध्यम घूर्णनशील भुजा। और तीसरा होता है बाह्य घूर्णनशील भुजा।
बाह्य घूर्णनशील भुजा। ये केंद्र या बल्ज है, यहाँ पे देखें तो ये केंद्र या बल्ज है। इसके बाद ये मध्यम घूर्णनशील भुजा है, ये बाह्य घूर्णनशील भुजा है। यहाँ पे जो बाह्य घूर्णनशील भुजा है, यहाँ तारों का फॉर्मेशन होता है, बिल्कुल नवीन तारे पाए जाते हैं। मध्यम घूर्णनशील भुजा में नए या मध्यम आयु के तारे पाए जाते हैं जिनका रंग नीला या पीला होता है। वो केंद्र में पुराने या वृद्ध अवस्था वाले तारे पाए जाते हैं। और ऐसी भी मान्यता है कि आकाश गंगाओं के केंद्र में ब्लैक होल पाया जाता है। अब किसी भी आकाश गंगा को हम दो तरह से देखते हैं। साइड व्यू देखें तो वो डिस्क के समान दिखाई देती है, जिसके केंद्र में केंद्र या बल्ज, मध्यम घूर्णनशील भुजा, बाह्य घूर्णनशील भुजा। और इस तरह से देखें तो इसका ये केंद्र हो गया, ये मध्यम भुजा हो गई, ये बाह्य भुजा हो गई। इनका आकार सर्पिलाकार, दीर्घवृत्ताकार या अनियमित हो सकता है। हमारा सूर्य अभी आकाश गंगा की मध्यम घूर्णनशील भुजा में है और यह आकाश गंगा के केंद्र से, हमारा सूर्य जो है वो आकाश गंगा के केंद्र से 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पे स्थित है। 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पे स्थित है। मतलब ये अगर केंद्र मान लें तो हमारा सूर्य मध्यम घूर्णनशील भुजा अर्थात यहाँ कहीं है और इनकी दूरी कितनी है? 30,000 प्रकाश वर्ष। और सूर्य इस आकाश गंगा के केंद्र का चक्कर लगाने में 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। तो हमारा सूर्य मध्यम घूर्णनशील भुजा में है, पीले रंग का है, मध्यम अवस्था में है, आकाश गंगा के केंद्र से 30,000 प्रकाश वर्ष दूरी का मापक होता है। क्वेश्चन बनता है प्रकाश वर्ष क्या है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मापक होता है। 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पे है, 25 करोड़ वर्ष में हमारा सूर्य हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करता है। तारामंडल को समझ लेते हैं तो विभिन्न तारे जो रहते हैं वो सुंदर आकृतियों में व्यवस्थित हो जाते हैं और उसी को तारामंडल कहा जाता है। मंदाकिनियों में पाए जाने वाले कुछ तारे सुंदर आकृतियों में व्यवस्थित हो जाते हैं, इन्हें तारामंडल कहते हैं, जैसे सप्तऋषि तारामंडल, हाइड्रा आदि। जो IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है उसके अनुसार आकाश गंगा में कुल कितने तारामंडल हैं? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारी आकाश गंगा में कितने तारामंडल हैं? तो 89 तारामंडल हैं। और सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? तो सबसे बड़ा तारामंडल है सेंटारस और इस सेंटारस में 94 तारे हैं। तारों ने मिलकर सुंदर आकृति बनाई, उसको तारामंडल बोल दिया। हमारी जो आकाश गंगा है उसमें 89 तारामंडल हैं। सबसे बड़ा तारामंडल सेंटारस है जिसमें कितने तारे हैं? 94 तारे हैं। नक्षत्र क्या होता है? एक निश्चित आकृति में जमे हुए तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। और नक्षत्र टोटल कितने माने गए हैं? तो नक्षत्र टोटल 27 या 27 माने गए हैं, जैसे कि मेघा, रोहिणी, चित्रा, स्वाति, पुष्य नक्षत्र, इस तरह से 27 नक्षत्र माने गए हैं। नक्षत्र रात में आकाश में दिखाई देते हैं। चंद्रमा पृथ्वी, ये लाइन बहुत इंपोर्टेंट है, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए प्रतिदिन एक नक्षत्र को पार करता है। इस प्रकार चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाते समय 27 तारा समूहों या नक्षत्रों से होकर गुजरता है। यहाँ पे हमने कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट डाले हैं जो हमारी क्लास के दौरान हमने कवर नहीं किए, तो इन्हें आप सिंगल लाइन फैक्ट के हिसाब से पढ़ लें। हमारी आकाशगंगा का व्यास लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष है। तो व्यास कितना है? 1 लाख प्रकाश वर्ष। हमारी आकाशगंगा के जिस भाग को हम देख पाते हैं उसे दुग्ध मेखला या मिल्की वे कहते हैं। मिल्की वे वर्ड आपने कई बार सुना होगा। हमारी आकाशगंगा को हम देवयानी कहते हैं और उस आकाशगंगा का भी वो पार्ट जिसे हम देख पा रहे हैं उसे दुग्ध मेखला या मिल्की वे कहते हैं। मिल्की वे रात की समय दिखाई पड़ने वाले तारों का समूह है जो हमारी आकाशगंगा अर्थात मंदाकिनी का ही क्या है? भाग है। दूसरा क्या? ओरियन नेबुला। ओरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है। हमारी आकाशगंगा में कुछ तारों का समूह ऐसा है जो शीतल है और बहुत चमकीले हैं, इनको हम क्या कह देते हैं? ओरियन नेबुला कह देते हैं।
और हमारी आकाशगंगा की पड़ोसी आकाशगंगा कौन है? एंड्रोमेडा है। पड़ोसी इन द सेंस की जैसे ये हमारी आकाशगंगा हो गई सर्पिलाकार, तो इसकी नजदीकी जो आकाशगंगा है वो कौन सी है? वो एंड्रोमेडा है। तो हमारी आकाशगंगा की पड़ोसी आकाशगंगा एंड्रोमेडा है, जो सौर मंडल से, हमारे सौर मंडल से 22 लाख प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। सूर्य का सबसे नजदीकी तारा कौन है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। यहाँ पे आप दो चीजों पे ध्यान दें। यहाँ हमने कहा सूर्य का सबसे नजदीकी तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी। हमने पढ़ा है कि आकाशगंगा क्या है? बहुत सारे तारों का समूह है। आकाशगंगा क्या है? बहुत सारे तारों का समूह है। तो हमारी आकाशगंगा की नजदीकी आकाशगंगा तो एंड्रोमेडा है, लेकिन मान लें कि ये हमारी आकाशगंगा है और ये मध्यम घूर्णनशील भुजा में हमारा सूर्य है, तो हमारे सूर्य से नजदीकी तारा कौन सा है? तो हमारे सूर्य से नजदीकी तारा जो है, ये हमारा सूर्य अगर है तो ये नजदीकी तारा, ये दोनों ही हमारी आकाशगंगा में है। तो हमारे सूर्य से नजदीकी तारा जो है वो कौन है? प्रोक्सिमा सेंचुरी है। अर्थात पृथ्वी का सूर्य के बाद दूसरा सबसे नजदीकी तारा भी आंसर यही हो जाएगा, प्रोक्सिमा सेंचुरी हो जाएगा, प्रोक्सिमा सेंचुरी। रात में सर्वाधिक चमकने वाला तारा कौन है? साइरस या डॉग स्टार है। रात में सबसे ज्यादा कौन चमकता है? तो साइरस या डॉग स्टार चमकता है। यह प्रोक्सिमा सेंचुरी के बाद सूर्य का दूसरा सबसे नजदीकी तारा है। यहाँ आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। हमारे सूर्य के सबसे पास स्थित दूसरा तारा कौन सा है? मतलब सूर्य के बाद सबसे पास स्थित तारा है, हमने देखा प्रोक्सिमा सेंचुरी। और प्रोक्सिमा सेंचुरी के बाद मतलब अगर दूरी के क्रम में देखें तो पहला तो प्रोक्सिमा सेंचुरी हो गया और दूसरा है हमारा साइरस। लेकिन रात में अगर हम चमक के आधार पर देखें तो ये साइरस सबसे ज्यादा चमकता है, साइरस या डॉग स्टार। तो प्रोक्सिमा सेंचुरी के बाद सूर्य के दूसरे नंबर पर नजदीकी तारा है। साइरस या डॉग स्टार सूर्य से लगभग 8.6 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। बेबी मून गैलेक्सी को तारा बनाने वाली मशीन कहा जाता है। बेबी बून है, बेबी बून गैलेक्सी को तारा बनाने वाली मशीन कहा जाता है। फैक्ट है, याद कर लीजिएगा आप। ब्रह्मांड की अधिकांश आकाशगंगा सर्पिलाकार है। हमारी आकाशगंगा भी सर्पिलाकार है और साइड व्यू इसका कैसा है? तस्तरी या डिस्क के समान। हमने देखा था इसमें 3 भाग होते हैं। सप्तऋषि तारामंडल के तारे किस तारे की ओर संकेत करते हैं? क्वेश्चन बनता है। तो सप्तऋषि तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं। अब तक पहचाने गए सबसे पुराने तारे का नाम क्या है? अब तक पहचाने गए सबसे पुराने तारे का नाम है केपलर 444, केपलर 444। हमारी आकाशगंगा के केंद्र में स्थित ब्लैक होल। हमने जब आकाशगंगा पढ़ी थी तो हमने देखा था कि आकाशगंगाओं के केंद्र में ब्लैक होल पाया जाता है। तो हमारी आकाशगंगा देवयानी है, उसके केंद्र में जो ब्लैक होल है उसे क्या नाम दिया गया है? तो उसे सेजिटेरियस ए कहा जाता है, जो पृथ्वी से लगभग 27,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। यहाँ पे 27,000 लिखा हुआ है। हमने जब पढ़ा है कि पृथ्वी से हमारी आकाशगंगा के केंद्र की दूरी 30,000 प्रकाश वर्ष है, लेकिन ये जो ब्लैक होल है इसकी दूरी 27,000 प्रकाश वर्ष है। ये ब्लैक होल बहुत बड़े आकार के होते हैं, इसलिए आपको ये डिफरेंस देखने को मिल रहा है। अब तक खोजा गया सबसे दूर स्थित तारा क्या है? इकारस है। सबसे पुराना तारा हमने पढ़ा केपलर 444, लेकिन वह तारा जो सबसे दूर स्थित है और अभी तक खोजा गया है वो इकारस है। इसे ब्लू सुपर जाइंट भी कहा जाता है। अब निहारिका क्या होती है, वो क्वेसर क्या होते हैं, ये भी कंसेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अत्यधिक प्रकाशमान आकाशीय पिंड जो गैस और धूल के कणों से मिलकर बना होता है, तारों को जन्म देता है, निहारिका कहलाता है। जब हमने स्टार का फॉर्मेशन या तारों का निर्माण पढ़ा है तब हमने सबसे पहली स्टेज देखी है कि हाइड्रोजन और हीलियम के जो बादल होते हैं उन्हें हम नेबुला या निहारिका कहते थे। तो ये वही बात है कि अत्यधिक प्रकाशमान आकाशीय पिंड
जो गैस और धूल के कणों से मिलकर बना होता है। तारों का जन्म नीहारिका से ही होता है। क्वेसर क्या होते हैं? वे आकाशीय पिंड जो आकाश में आकाशगंगा से तो छोटे होते हैं परंतु आकाशगंगा से अधिक ऊर्जा और प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, उन्हें क्वेसर कहा जाता है। तो दोस्तों, आज की पहली क्लास में हमने ब्रह्मांड और उससे जुड़े कुछ तथ्यों को कंप्लीट किया। अगली क्लास में हम सौरमंडल को कंप्लीट करेंगे। हमारे सौरमंडल में सूर्य और उसके 8 ग्रह हैं, उन्हें हम डिटेल में कंप्लीट करेंगे। उससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके पिछले वर्षों में भी पूछे गए हैं। यदि आप इस क्लास की पीपीटी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल @basics को फॉलो कर लें, हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।